दोस्तों नमस्कार। जैसी सर्दी आती है हम देखते हैं कुछ लोगों की हाथों की उंगलियां, नाक और कान के जो पौर होते हैं, पैरों की उंगलियां, ये सब सूज जाते हैं। इनमें लाल लाल गांठें पड़ जाती हैं, इनमें मीठी मीठी खुजली होती है और इतनी खुजली होती है कि आदमी कई बार बहुत इरिटेट हो जाता है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? इस बीमारी का नाम फ्रॉस्ट बाइट है। चिलब्लेंस भी इसको कहते हैं, फ्रॉस्ट बाइट हाइपरमोनिया भी कहते हैं इसको। इस बीमारी में हमारी जो स्किन्स की टिश्यूज होते हैं वो इंजर हो जाते हैं या वो टूट जाते हैं या उनमें डिस्ट्रक्शन होता है, इस वजह से होते हैं। और ये डिस्ट्रक्शन ठंडी हवा, ये ठंडी और मॉइस्चर दोनों के मिक्सचर से ये प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनके चेहरे पर जो हवा लगती है उससे उनके नाक, कान ये सूज जाते हैं। हाथ खुला रह जाए तो उनके हाथों की उंगलियां सूज जाती हैं। इसी तरह से जो लोग घर में बर्तन मांजते हैं ठंडे पानी से या कपड़े धोते हैं, उनके भी हाथ सूज जाते हैं, उंगलियां भी उनकी पैरों की सूज जाती हैं। या नंगे पैर हम रहते हैं, उससे भी ठंड से उनकी उंगलियां सूज जाती है। और ये जो उंगलियां सूजती हैं, इनमें ऐसी मीठी मीठी खुजली चलती है, आदमी ये चाहता है कि इनको हम बार बार बहुत टाइम तक खुजलाते रहें। तो इससे कई बार घाव पड़ जाता है और जो शुगर के पेशेंट हैं उनको घाव फिर सही होने में टाइम लेता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, ये तो हम क्या करें इससे बचने के लिए? देखो, बचने के लिए हमें ठंडी हवा का या पानी का एक्सपोजर बहुत कम होना चाहिए। मोटरसाइकिल पर हम जाते हैं तो हमें हाथों में ग्लव दस्ते पहनने चाहिए और मुंह पर हेलमेट तो होता ही है, लेकिन साथ में इस पोर्शन को रुमाल से हमें ढकना चाहिए या मास्क लगाए, जिससे कि इस पोर्शन को, हमारे कान, नाकों को, मुंह को हवा ना लगे। ये बहुत जरूरी है। घर में हम नंगे पैर ना घूमें और ये कोशिश करें अपने कपड़े वगैरह जो भी धोते हैं थोड़ा सा गर्म पानी मिला लें, जिससे कि ठंड ज्यादा ना लगे। खाने में हम जो चीजें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं उनका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। और शाम को आप बिस्तर पर सोने बैठे, गर्म पानी में थोड़ा नमक डालें और उसमें अपने पैरों को बाल्टी के अंदर रखें। थोड़ी देर सिकाई के बाद में टॉवल से पैरों को पोंछें और पोंछने के बाद में उसमें तिल के तेल से मालिश करें। हाँ, तिल के तेल को गर्म करें, उसमें थोड़ा सा लहसुन डालें, अजवाइन और लहसुन डालें और उसको पैरों पर मलें। उसका कारण क्या है? देखो, अजवाइन और लहसुन दोनों गर्म होते हैं और दर्द को खत्म करते हैं, इसलिए तिल का तेल, अजवाइन, लहसुन तीनों के मिक्सचर से हमारी खुजली भी खत्म होगी और हमारा दर्द भी खत्म होगा। ये इसके बेसिकली घरेलू उपाय हैं। साथ में इसके जो पेटेंट इलाज है, जो आगे ना हो, पूरी सर्दी आप फ्री रहें, उसमें आप होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हो। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो भी बेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। शॉर्ट में इसको स्पॉन्डिलाइसिस भी कह देते हैं। ये बेसिकली हमारे जो नर्व्स हैं उनके जॉइंट या स्पाइन के जॉइंट से संबंधित होती है और अधिकतर ये बीमारी हमारी की रीढ़ की हड्डी जो सर से लेकर नीचे तक जाती है, हिप्स तक, उसमें ये बीमारी की ज्यादा संभावना होती है, जिससे हमारे हिप्स, बैकबोन और गर्दन ये तीनों प्रभावित होते हैं। शोल्डर तक भी इसमें समाहित है। इस बीमारी के अंदर जो हमारे जॉइंट्स हैं, जिनसे स्पाइन्स हमारी जा रही है, उन जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, अर्थात वो आपस में मिलते हैं और उनमें मुड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी जैसे उनको मोड़ा तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे हमारी रीढ़ की है तो ये यूं मुड़ जाती है, लेकिन जब स्टिफनेस आ जाएगी तो ये मुड़ेगी नहीं तो हमारी स्पाइन्स में जो भी सर्कुलेशन है हमारा, वो बंद हो जाता है और हमें पेन चालू हो जाता है। हालांकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें एनवायरमेंटल प्लस जेनेटिक फैक्टर दोनों होते हैं और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बल्कि इसको थोड़ा सा जो
मानो 25 साल की उम्र में होना है तो वो 30 साल में होगा। इस तरह से इसके पीरियड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अक्सर एडल्ट्स में होती है और फीमेल्स के बजाय ये मेल में बहुत अधिक होती है। बुजुर्ग लोगों को ये बहुत कम होती है, ऐसा माना जाता है। कई बार बैक्टीरियल फैक्टर भी इसको प्रभावित करता है, लेकिन ये ठीक है नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसका ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है और हमें इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स को अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, आज हम एड़ी व पंजों में दर्द के ऊपर बात करेंगे। एड़ी व पंजे में दर्द क्यों होता है, इसके क्या कारण है और क्या करें। देखो, जब हम सुबह जब जगते हैं, हम बेड से अपने पैर नीचे रखते हैं तो पैर में भयंकर दर्द होता है। जब तक हम 5-6 कदम चल ना लें तब तक वो दर्द कम नहीं होता है। इसका कारण जानते हैं? एक तो एड़ी में दर्द होना और एक पंजे में दर्द होना। दोनों का कारण लगभग एक जैसा ही है, लेकिन एड़ी के दर्द में बस एड़ी में ही होता है, जबकि पंजे का जो दर्द होता है वो पूरे पंजे को एड़ी सहित होता है। एड़ी का जो मेन कारण है वो एड़ी की हड्डी का बढ़ना है। एड़ी की हड्डी कब बढ़ती है? एड़ी की हड्डी जब बढ़ती है जब हमारे पंजे में दर्द होता है, यानी पंजे में हमारे में गुच्छे बन जाते हैं नसों के और उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता प्रॉपर, तब ये एड़ी बढ़ती है। यानी ये कह सकते हैं हम प्लांटर फैसिलाइटिस की वजह से एड़ी की हड्डी बढ़ती है। प्लांटर फैसिलाइटिस में प्लांटर फेसिया टिश्यू के अंदर सूजन आना है और उस सूजन की वजह से जो हमारी बजरी नस होती है ये नस सूज जाती है। ये नस हमारी पंजे से लेकर और आगे एडी के माध्यम से टखने तक जाती है और आगे जितने भी हमारे अंगूठे हैं उनको जोड़ती है। तो इसकी सूजन से हमारे टखने से लेके आगे अंगूठे तक पूरे पंजे में और एडी में दर्द रहता है। ये दर्द किन को होता है? एडी और पंजे के दर्द का कारण क्या है, हमने कभी सोचा है? जितनी भी महिलाएं हैं जो बैठकर पोछा लगाती हैं उनको ये समस्या आती है, लेकिन जितने भी लोग हैं चाहे मेल फीमेल हैं वो खड़े होकर काम करते हैं, अधिक से अधिक टाइम खड़े होते हैं, या वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं या बैडमिंटन के प्लेयर हैं या बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, जो अपने इनको ज़्यादा उपयोग करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। या फिर हम जो जूते पहनते हैं उसका एडजस्टमेंट सही ना हो तो भी ये प्रॉब्लम हमारी खड़ी हो जाती है। अक्सर कर मैंने देखा है कनाडा वगैरह में पेट्रोल पंप पर भी आदमी काम कर रहा है, कैश का काम भी कर रहा है, बैंक में भी काम कर रहा है, उसको बैठने की फैसिलिटीज नहीं होती है। इसलिए वहां पर वेरिकोज वेन्स और ये प्रॉब्लम पंजे का दर्द वह बहुत अधिक लोगों को पाया जाता है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसका परिणाम भी ये होता है। एक्सरसाइज करें लेकिन एक दायरे में करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, यदि आपकी हड्डी बढ़ गई है या पंजे में दर्द रहता है तो आपको एक घरेलू नुस्खा मैं बताता हूँ। 2 बाल्टियों में आप पानी लेना, एक में गर्म और एक में ठंडा। 5 मिनट पैर को ठंडे में रखना, उसके बाद में 5 मिनट गर्म में रखना, फिर गर्म से फिर ठंडे में रखना। आप 20 मिनट इसे करेंगे, 4-5 रोज के बाद में आपको सुबह ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, उससे आपके दर्द को राहत मिलेगी। साथ ही होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो हड्डी के बढ़ने को कम करती हैं, जो हड्डी बड़ी है उसे रिड्यूस करती हैं, हड्डी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और जो नसें हमारी गुच्छे बने हुए हैं और सूजन है वो भी कम हो जाता है। जब सूजन कम हो जाएगी, गुच्छे कम हो जाएंगे, ब्लड का संचार होगा, नेचुरली हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, इसलिए थोड़ा सा घरेलू उपाय कर लो, थोड़ी सी दवा ले लो, हमेशा के लिए समस्या
खत्म हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा रिपीटिव स्ट्रेस इंजरी। रिपीटिव स्ट्रेस इंजरी का मतलब होता है हम एक पर्टिकुलर जगह पर बार बार स्ट्रेस देते हैं तो हमारे इंजरी, यानी एक तरह से उस जगह पर हमारे दर्द रहना चालू हो जाता है, एक इंजरी हो जाती है, यानी चोट समझो, उसमें चोट लग गई। जैसे बहुत से लोग अधिक टाइम सिटिंग करते हैं तो बार बार बैठने से उनकी रिब्स में, पीछे के पोर्शन में दर्द रहना चालू हो जाता है। लंबे टाइम कंप्यूटर पर झुक के बैठते हैं, उनके गर्दन में दर्द होता है। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, मैं अभी रिपीटिटिव स्ट्रेस इंजरी का जो एग्जाम्पल देख रहा हूं, जितना भी ये मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, हाथ को लेके बार बार यूं रखते हैं, इससे, या फिर जैसे यूं पोस्चर में लेट के हाथ केवल मोबाइल खड़ा करके देख रहे हैं या इधर लेटे हुए देख रहे हैं, ये बच्चे यूं लग रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हाथों में यहाँ पर मसल्स में और इस पोर्शन में उनकी दर्द चालू हो गया है। जो दिन भर उस पर यूं चैटिंग करते रहते हैं तो उनकी गर्दन में दर्द रहना, इवन बार बार वो उंगलियों की चैटिंग करते हैं तो उंगलियों में भी उनकी में दर्द रहना चालू हो गया है। क्यों? रिपीटेटिव का मतलब होता है बार बार किसी चीज को रिपीट करते रहना। तो हम एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उससे ये हमारी इंजरी हो जाती है। इंजरी का मतलब वैसी चोट कहते हैं, लेकिन ये अंदरूनी ऐसी चोट है जो टिश्यूज को डैमेज कर देती है, हमारी नसों को डैमेज करती है, हमारी सेल्स को कमजोर करती है। तो इस तरह की ये रिपीटिटिव स्ट्रेस इंजरी है, ये कहीं भी हो सकती है। इससे हमारी बॉडी में दर्द चालू हो जाता है और फिर ये कई बीमारियों का रूप ले लेती है। इसलिए हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पोस्चर को बदलते रहना चाहिए। बहुत टाइम कंप्यूटर पे बैठते हैं हम या कुर्सी पे बैठते हैं, ऐसा नहीं। कुछ टाइम में थोड़ा सा हमें, जैसे ऑफिसेज में ऑफिसर्स बहुत लंबे टाइम बैठे रहते हैं या ऑफिशियल सभी बैठे रहते हैं, इससे क्या होता है, उनका जो लोअर बैक पोर्शन होता है वहां पर एक प्रेशर बना रहता है, तो वहां उनके दर्द रहना चालू हो जाता है। इसलिए उनको खड़े होकर थोड़ा सा 1-2 चक्कर लगा लेने चाहिए, जिससे कि वो स्ट्रेस कंटिन्यू ना रहे। मोबाइल का कम से कम इस तरह से पोस्चर में या इस तरह के पोस्चर में नहीं करना चाहिए। कई बार क्या है कि लेट जो हम लगे रहते हैं ना कंप्यूटर पर, तो ये हाथ में दर्द रहता है, ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इसका और कोई उपाय नहीं है। हाँ, ज्यादा दर्द रहता है तो दवाएं ले सकते हैं। मैं तो होम्योपैथी की दवाएं सजेस्ट करता हूं, इसमें लोगों को सही हो जाता है और कई बार सही हो जाता है और उसका परमानेंट ट्रीटमेंट भी है। लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट दवा नहीं, बल्कि आपकी आदत है। मैं खुद बताता हूं, मेरे ये यहाँ पर दर्द रहने लग गया, इसमें यहाँ पर मैं समझ नहीं पाया दर्द क्यों है। मैं क्या है, कई बार लैपटॉप को यूं लेकर ना और लैपटॉप पे यूं लगा रहता था मैं, तो मैंने महसूस किया कि मेरे ये दर्द यहाँ क्यों रहने लगा है। इसका तो कोई कारण भी नहीं है, मेरे कभी चोट भी नहीं लगी यहाँ पर। फिर मेरी समझ में आया कि कई बार तुम लैपटॉप पर 1-1, 2-2 घंटे तक पता नहीं होता लगे रहते हो, उसकी वजह से हुआ है। जब से मैंने लैपटॉप पर रहना छोड़ा, थोड़ा सा ये यहाँ पर एक मेडिसिन कुछ ली और मसल्स को रिलैक्स दिया, उसके बाद मुझे अब दर्द नहीं रहता है। इसलिए बॉस रिपीटिटिव स्ट्रेस इंजरी का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। फाइब्रोमाइल्जिया पेन, इसका मतलब होता है हमारी बॉडी में अकड़न या दर्द। ये दर्द एक लंबे समय तक रहता है और असामान्य रूप से बहुत भयंकर पेन होता है। ये अक्सर कर लेडीज में अधिक होता है और वो भी मिडिल एज की जो लेडीज होती हैं उनमें होता है। इसमें लेडीज की अपेक्षा पुरुषों में रिस्क बहुत कम होता है। ये दर्द, ये रोग शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है। पीठ हो गया, कंधे हो गए, गर्दन हो गई, नीचे की कमर हो गई, इन सभी में होता है ये दर्द। अक्सर कर इसे हम, ये दर्द मुख्य रूप से पीठ, गर्दन, कंधे, बाहां और शरीर के सभी अंगों में लगभग हो सकता है। इसमें नींद नहीं आती है, हमारी मसल्स में
अकड़न आ जाती है, रेस्टलेस होती है बॉडी हमारी, और बेसिकली आदमी डिप्रेशन में रहता है। ये साइको टाइप का मतलब एक रोग है जिससे कि आदमी तनाव में रहता है और इसमें मेमोरी भी कम होती है। इसमें हमें अधिकांशतः स्ट्रेस को कम रखना है। गैस एंड एसिडिटी ना बने ऐसी चीजें खानी है, क्योंकि गैस एंड एसिडिटी बढ़ती है तब भी बॉडी में दर्द होता है। इसलिए हमें हमारा कॉन्स्टिपेशंस नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशंस के लिए भी हमें मेडिसिन्स लेनी चाहिए। इसका होम्योपैथी में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह से दवा सेट होती है। उसके सिम्टम्स को बेस पर उसके लिए दवा देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि सारे सिम्टम्स को हम ले लेते हैं कि भाई इसके सिम्टम्स ये हो सकते हैं और उसकी एक कॉमन दवा हम बनाकर देते हैं, जिससे ये दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और यदि ये दर्द लंबे टाइम रहता है तो ये समझो कि हमारी जिंदगी एक नर्क हो गई, जीने का मजा है वो पूरी तरह खत्म हो गया। क्योंकि जब आदमी निरोगी नहीं है या दर्द है तो क्या खुश रहेगा। इसलिए बॉस, इसका हमें तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। होम्योपैथी मेडिसिन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू। दोस्तों, अब हम पॉट डिजीज के बारे में बताएंगे। पॉट डिजीज का मतलब होता है कि स्पाइन की टीवी अर्थात कुबड़ापन। ये क्यों होता है? इसका कारण एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया हमारे लंग्स के माध्यम से स्पाइन्स में जाता है। जब ये लंग्स के माध्यम से स्पाइन्स में जाता है तो काफी इन्फेक्शन को बढ़ाता है और हमारी डिस्क और स्पाइन्स में काफी डिस्ट्रक्शंस करता है। इससे क्या होता है कि कुबड़ापन आ जाता है। इस बीमारी के अंदर बैक पेन होता है, बोन्स में स्टिफनेस आ जाती है, टेढ़ा मेढ़ापन आ जाता है, रात को पसीना आता है, नींद नहीं आती है और आदमी या पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। यदि इसका टाइम से इलाज ना किया जाए तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बढ़ जाती हैं। इसलिए इसका टाइम से इलाज होना जरूरी है। एलोपैथी में टीबी की दवाएं दी जाती हैं और उससे इसको सही किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में कुछ और भी ऐसी दवाएं हैं जो सिम्टम्स को या उसके स्टिफनेस को कम करती हैं और जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करती हैं, वो दी जाती हैं। हाँ, टाइम थोड़ा लगता है, 2-3 महीने दवा इसमें खानी पड़ती है, लेकिन ये परमानेंट खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, बोन्स की एक बीमारी है जिसको ओस्टियोमेलासिया कहते हैं। इसका मतलब हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा पल जाना। इसमें हड्डियां हमारी नरम हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं, जिसका मेन कारण विटामिन सी और डी की कमी है और इसका मेन मुख्य इलाज है वो भी विटामिन सी और डी की पूर्ति करना है। इसलिए हमें सुबह धूप में बैठना चाहिए। विटामिन सी और विटामिन डी जिन चीज़ों में मिलती है हमें वो अधिक से अधिक खानी चाहिए, जैसे एग है, नींबू वगैरह है, आंवला है। इस तरह की चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए और बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरा जस्ट ये बताने का उद्देश्य लोगों को बीमारी के बारे में अवगत कराना है। हाँ, होम्योपैथी में भी इस तरह कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका हमें उपयोग करना चाहिए, जो इस हड्डियों के टेढ़े मेढ़ेपन को कम करती है। थैंक यू। दोस्तों, मसल क्रैम्प आपने सुना है कभी? मसल क्रैम्प में क्या होता है? नस के ऊपर नस चढ़ना या नस का आपस में भिड़ना, इसे मसल क्रैम्प कहते हैं। ये अर्थात नसों में अकड़न आना, इसको मस्कुलर क्रैम्प या मसल क्रैम्प भी कहते हैं। मसल क्रैम्प के अंदर बहुत भयंकर दर्द होता है, आदमी डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, उसको चलने में दिक्कत आती है। कभी कभी क्या है
उंगली ऐसी टेढ़ी हो जाती है कि वो सीधी होती है, फिर उन्हें खींचते हैं, हिलाते हैं। कभी कभी क्या है कि पिंडलियों में एकदम नस के ऊपर नस ऐसे चढ़ती है, बहुत देर तक दर्द होता रहता है, फिर हम पैर को हिलाते हैं या उस पे ठक ठक करते हैं हाथ से या उसको पकड़ते हैं, तब जाकर थोड़ी देर में उसमें आराम मिलता है। ये हमारा पिंडलियों में भी हो सकता है, उंगलियों में भी हो सकता है, और हाथों में भी हो सकता है, बाजू में भी हो सकता है, बैक में हो सकता है या एब्डोमेन में हो सकता है। बहुत सी महिलाएं जो पीरियड के टाइम पर उनको क्रैम्प की बहुत शिकायत रहती है, उनको दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि उन्हें पेन किलर्स लेने पड़ जाते हैं। तो ये सब क्रैम्प का ही परिणाम है। इसमें शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना, पुअर ब्लड सर्कुलेशन होना, और मेडिकल दृष्टि से हम कहें तो डायबिटिक और थायराइड डिसऑर्डर भी इसका एक कारण है। इसके लिए अब ऐसा हम क्या करें जो ये दूर किया जा सके? देखो, बॉडी में कमी होती है तभी कोई प्रॉब्लम आती है। हमें पानी की अधिक से अधिक मात्रा पीनी चाहिए, हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी हमें मसाज भी करते रहना चाहिए नॉर्मल उसमें, और एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। और जैसे डायबिटीज और थायराइड है उसका ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। ये इसके उपाय हैं। बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स में कई दवाएं हैं जो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। मेरी मदर नाउ शी इज 90, उनको क्रैम्प की शिकायत रहती है, और फिर वो ऐसे चैलेंज करती है, माँ मेरी कहती है ये तो तू सही कर ही नहीं सकता है, ये तो दवाओं से तो भैया सही होगा ही नहीं, ये तो तब होगा जब मैं ऊपर जाऊंगी। अब मेरी माँ को कोई क्रैम्प नहीं आते। मैं कभी कभी मजाक मुझे था, माँ ऊपर जाने पे सही हुए या यहाँ ही सही हुए हैं? तो मेरे सर पे हाथ फेर कहती हैं बेटा यहाँ ही सही हो गई। तो इस तरह की बीमारियां हैं जो सही हो जाती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। कभी कभी हम देखते हैं इस कलाई में बहुत दर्द होता है, इसे हम रिस्ट पेन कहते हैं। लेकिन इस कलाई के दर्द का कारण आप जानते हैं क्या है? मैंने पहले अपने वीडियो में एक बताया था, रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। जब हम किसी भी काम को या किसी पोस्चर को हम एक उसमें रखते हैं, बार बार उसको करते हैं, तो उससे क्या है, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है सेल्स का। कई बार क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा लिखते हैं, लिखाई का काम करते हैं, तो उससे भी कलाई में दर्द हो जाता है। कई बार क्या है, हम ये इस पोस्चर में बैठ जाते हैं, इससे भी इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है, इससे भी दर्द होता है। कई बार हम फोन को लेकर बैठे रहते हैं। कई बार क्या है कि जैसे वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं तो एक हाथ से हम ज्यादा जोर देते हैं, उससे भी हमारे ये हो जाता है। तो ये रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी भी एक कलाई में दर्द का कारण है। दूसरा कारण गैंगोलिन होना। गैंगोलिन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। गैंगोलिन में ऊपर उभर के आ जाती है, उस कुछ एक गोली सी बन जाती है, उससे भी दर्द होता है। इसमें हमारी जो नस होती है, हथेली से लेकर और आर्म्स तक जो जाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आती है। उस वजह से, जिसे कार्पल टनल्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये दर्द होता है। दर्द के और कारण भी हो सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकती है, या गाउट हो सकता है, गठियाबाई हो सकती है, या डायबिटीज हो सकती है। ये सारे कारण भी इसके होते हैं। इसलिए रिस्ट पेन की हमें एक तो मसाज करते रहना चाहिए। सुबह 10-5 बार हमारी कलाई को एक हाथ से यूं करें, दोनों कलाइयों को हम नॉर्मल रूटीन में ये करना चाहिए। तीसरा, हमें अपनी हथेलियों को इस तरह से 10-5 बार करना चाहिए जब भी मौका मिले। फिर पूरे हाथ से यूं ताली बजानी चाहिए। इससे क्या है कि नसों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा,
और आपका ये दर्द कम होगा। और बाकी तो फिर इसको बहुत ज़्यादा वो है तो किसी अच्छे होम्योपैथ को, मैं तो होम्योपैथी रिकमेंड करूँगा, को दिखाना चाहिए। क्यों? होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये सब कुछ हमें करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, अधिकांश पेरेंट अपने बच्चों की हाइट को लेकर बहुत चिंतित हैं। विशेषकर वो लड़कियों की कम हाइट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। क्यों? आजकल जो सोच है, ये सोचते हैं कि लड़की की लंबाई अच्छी होनी चाहिए। एक ओवरऑल मतलब ये सोच बन गई है। जैसे शादी में भी ये देखते हैं भाई लड़का नौकर होना जरूरी है, गवर्नमेंट सर्विस में या किसी सर्विस में होना बहुत जरूरी है। आज मैं देखता हूँ समाज में एक 4th क्लास को अपनी लड़की देना पसंद करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक अच्छे बिजनेस के बजाय। उनकी सोच ये है कि नौकरी वाला है, रोटी तो मिलती रहेगी जिंदगी भर, बिजनेस का क्या है, कब खत्म हो जाए, यानी सिक्योरिटी नहीं है। उसी तरह से सोचते हैं कि लड़की की हाइट अच्छी होनी चाहिए जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन बहुत अच्छी होगी। देखो, चाहे लड़का है या लड़की है, हाइट में 2-3 फैक्टर काम करते हैं। जेनेटिक कारण होता है पहला, जिसमें जीन्स हमारे पेरेंट्स से आते हैं। तो यदि पेरेंट्स की हाइट अच्छी है या हमारे जेनेटिक चेन में हाइट अच्छी रही है तो बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। दूसरा कारण एनवायरमेंटल है कि वहां का एनवायरमेंट कैसा है। आप देखते हो कहीं वर्ल्ड में लोग नाटे हैं, कहीं लंबे हैं, कहीं गोरे हैं, कहीं, तो हाइट का एनवायरमेंट से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तीसरा कारण डाइट है। यदि डाइट अच्छी है तो भी हाइट पर फर्क पड़ता है। यदि जेनेटिक चेन में हाइट अच्छी रही है और डाइट और वो चीज नहीं रही तो भी हाइट प्रॉपर वो गेन नहीं कर पाता है। इसलिए ये सारे फैक्टर्स होना बहुत जरूरी है। देखो, जेनेटिक उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, वो तो प्रभु का दिया हुआ वरदान है, लेकिन खाने और एनवायरनमेंट की दृष्टि से तो हम बच्चों को ग्रो कर सकते हैं। आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो पौष्टिक खाना तो पसंद ही नहीं करते। बाहर का बर्गर हो गए, चिप्स, अंकल चिप्स हो गई या मदर चिप्स हो गई, जो भी है, जंक फूड को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। दूध पीना पसंद नहीं करते, फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते। तो ये फिर कहते हैं बच्चे, मेरी तो इच्छा नहीं है खाने की, मैं बाद में खा लूंगा। एक जनरल ट्रेंड हो रहा है। उसका कारण उनकी आदत ही नहीं बल्कि दूसरा कारण भी है, क्योंकि उनको खाने की एक बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती है, उन्हें चटपटे खाने की इच्छा होती है। इसका कारण क्या है? मेडिकल दृष्टि, उनका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। यदि उनको लीवर से रिलेटेड मेडिसिन दी जाएं तो और बाहर का जंक फूड को बंद कर दिया जाए तो उनका पेट साफ होगा, एकदम तुरंत फ्रेश होंगे, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। और कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो वो खाएगा, खाना खाएगा, इच्छा करेगी और उसकी बॉडी ग्रो करेगी। एक्सरसाइज, जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हैं या और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी हाइट अच्छी होती है। तो इसलिए एक्सरसाइज का भी फर्क पड़ता है, खाने का भी फर्क पड़ता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को बाहर की चीजें नहीं देनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नहीं मानते फिर भी मतलब यह है कि उनको ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल की उम्र तक तो घर के खाने को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दी जाए, जिससे वो अपनी हाइट गेन कर सके, उनको पौष्टिक खाना मिल सके और उन्हें एक्सरसाइज की आदत डाली जाए। स्विमिंग से भी हाइट बढ़ती है बच्चे की, और रेस लगाने से भी हाइट बढ़ती है बच्चे की, और वॉलीबॉल और ये 2-3 ऐसी एक्सरसाइज है, इनसे भी हाइट बढ़ती है। बच्चे को हमें उधर साथ में कुछ मेडिसिन होम्योपैथी में ऐसी हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी हाइट 2-3 साल यदि वो खाते हैं, उसमें कुछ नहीं है, लीवर से रिलेटेड हैं, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा भूख लगे, कॉन्स्टिपेशन ना हो, और उनको कैल्शियम जैसी चीज है जिससे उनकी बोन के अंदर मजबूती आए, उनके डेंसिटी ऑफ बोन बढ़े, तभी वो बोन ग्रो करेगी। तो ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे कि बच्चे की हाइट बढ़ जाती है। हाँ, आपको लगता है 8-9 साल, 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, कि मेरे बच्चे की हाइट कम रहेगी,
तो आप इस तरह की मेडिसिन चालू कर सकते हैं। कैल्शियम और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो देकर लीवर को पेट साफ करने के लिए लीवर के लिए टॉनिक्स दे सकते हैं, जिससे भूख लगे उनका पेट साफ हो। ये दोनों चीज होंगी तो अपने बच्चे की हाइट आप गेन कर सकते हो। 16 साल के बाद में आप ये सोचो मेरे बच्चे की हाइट बढ़ जाए, आई डोंट फील कि फिर बढ़ना मुश्किल है। लड़की का जब तक पीरियड नहीं आता तब तक उसकी हाइट बढ़ जाए तो वो सोने में सुहागा है, क्योंकि अक्सर कर हम एवरेज लड़कियों का पीरियड 14 साल के आसपास मानते हैं, 13-14 साल। तो 14 साल तक बच्ची की हाइट को बढ़ाना चाहिए, उसे कैल्शियम हो गया, लीवर का वो हो गया, ये देने चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। स्लिप डिस्क यानी हमारी डिस्क का स्लिप होना, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और उसमें काफी लोगों के अच्छे व्यू आए हैं, लेकिन मैं बोन से रिलेटेड जो ये वीडियो सारी बीमारियों को एक बार इकट्ठा में ले रहा हूं जिससे आदमी जान जाए, तो इसलिए मैं दोबारा से स्लिप डिस्क के ऊपर 2 लाइनें मतलब ब्रीफ में बता रहा हूं। स्लिप डिस्क का मतलब होता है जो हमारी डिस्क होती है, यानी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क बनी हुई है उनके अंदर या किसी भी जॉइंट पे जहां वो मुड़ता है वो उसे हम डिस्क कहते हैं। तो उसके अंदर एक लसलसा पदार्थ होता है जो लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है। जब वो ऊपर आके जम जाता है उन पर तो उनमें स्टिफनेस आ जाती है और हमारी जो नर्व्स उसके अंदर जाती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन में अभाव आ जाता है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन कहीं भी बॉडी में कम होता है तो वहां पर पेन होना चालू हो जाता है। अक्सर कर ये रीढ़ की हड्डी में या किसी भी जोड़ पर भी ये हो सकता है। इसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क में हमारी मसल कमजोर हो जाती है, हमें चलने में परेशानी होती है, दर्द होता है, बैठने में अधिक समय बैठने में हमें दर्द होता है, नमनेस आ जाती है हमारी और स्टिफनेस इसमें बढ़ जाती है। इसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और साथ ही इससे रिलेटेड जो मेडिसिन्स होती हैं जो हमारी नसों की सूजन को कम करें या दर्द को कम करें, वो दवा भी हमें लेनी पड़ती है। थैंक यू दोस्तों। एक बीमारी होती है स्कोलायोसिस। इसका मतलब होता है नसों का टेढ़ा मेढ़ा होना और नसों में सूजन आना। ये जो हमारी नसें हैं ये कभी सी टाइप में तो कभी एस टाइप में टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। इसका कारण जेनेटिक या न्यूरोमस्कुलर माना जाता है। इसको कई भागों में बांटा जाता है। जैसे बर्थ के टाइम से हम ले तो उसे जेनेटिक मानते हैं। बहुत से बच्चे जेनेटिकली इस तरह के बीमारी के शिकार होते हैं, कुछ बच्चे बाद में होते हैं। इसकी बहुत तरह के प्रकार हैं, जैसे एडोलसेंस में होना या आगे होना। हमें उस पर नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसके प्रभाव से हमारे शरीर में अकड़न आती है, हमारे दर्द होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है। ये सब कारण इससे होते हैं। इवन कई बार लकवा की शिकायत भी इससे हो जाती, पैरालिसिस भी इस स्कोलाइसिस की वजह से हो जाता है। इसमें हमें किसी भी एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए या हमें किसी अच्छे होम्योपैथ से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट टाइम से हो सके। थैंक यू दोस्तों, हमारा विषय है स्पाइनल इंजरी। स्पाइनल इंजरी को समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, वर्टिब्रे और स्पाइंस। यानी जो हड्डियां स्पाइन जिनके अंदर होके जाती है उसे वर्टिब्रे कहते हैं। स्पाइन का डैमेज होना स्पाइनल इंजरी कहलाता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो मेडिकल कारण, या तो ट्यूमर हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है। दूसरा फिजिकल कारण, स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है या हम गिर जाएं। इस वजह से हमारी वर्टिब्रेट यानी हड्डी में चोट लग के और स्पाइंस तक चोट पहुंचना वो स्पाइनल इंजरी की कैटेगरी में आता है। स्पाइनल इंजरी होने पर क्या परिणाम होते हैं? देखो, चलने फिरने में, मूवमेंट में तो प्रॉब्लम आती है, पैरालिसिस भी हो सकता है, हमारा सुन्नपन भी आ सकता है, हमेशा उसमें दर्द रह सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत आती है। डिपेंड करता है कि आपकी स्पाइन की किस जगह इंजरी हुई है और वो स्पाइन कहां तक जा रही है। जैसे सपोज हिप की स्पाइंस में इंजरी हुई हमारी, तो उसका प्रभाव नीचे पैरों तक पड़ेगा, गर्दन में हुई पूरी पीठ और नीचे तक जाएगा। तो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी क्या है, यानी उसका गहराई क्या है, जिसका यानी वो कितनी अधिक है, उसकी तीव्रता क्या है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है।
कई बार स्पाइनल इंजरी का परिणाम सांस लेने में प्रॉब्लम आना, गर्दन में दर्द होना, पीठ में दर्द होना या हिप में दर्द होना या पैरालिसिस होना या मूवमेंट खत्म होना या झंझनाहट रहना, ये सारे कारण स्पाइनल इंजरी की वजह से होते हैं और हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है वो बहुत मिजरेबल हो जाती है। इसलिए जैसे हमें स्पाइनल इंजरी हो हमें एमआरआई कराएं और ये देखें कि हमारे कहाँ और किस जगह इंजरी हुई है और उसके ट्रीटमेंट के लिए किसी अच्छे फिजिशियन को या होम्योपैथ को तुरंत संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों एक बीमारी होती है साइटिका इसका नाम इसलिए पड़ा कि एक नर्व्स होते हैं साइटिक नर्व हमारे बटक या कमर से सीधे नीचे एंकल तक जाती है और उस नर्व में कोई भी दबाव आ जाए तो ये दर्द होता है, चाहे उस नर्व का पिछले पीठ के हिस्से से दबाव हो या कमर से दबाव हो, उसमें चाहे हमारी चोट लग गई हो या कोई मेडिकल रीजंस हो, तो ये साइटिका दर्द होता है। साइटिका का जो दर्द है और दूसरे दर्द में सबसे बड़ा अंतर यह है कि साइटिका का दर्द बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, वैसे दर्द हमेशा बने रहते। जैसे बिजली का करंट मारता है, बिजली हम आसमान में देखते हैं तो वो जलती हुई बिजली एक से दूर तक चली जाती है, उसी तरह से इसका दर्द कमर से लेके नीचे एंकल तक एक नस जैसी में लगता है, जैसे कि करंट लग गया, बहुत सीवर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए इसको साइटिक पेन भी कहते हैं। और हमें जब कभी भी ऐसा महसूस हो तुरंत हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा दर्द साइटिका बीमारी की वजह से है और फिर इसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें चाहे हमारी स्पाइन डैमेज हो गई हो या कहीं चोट लग गई हो या और बोन से रिलेटेड बीमारी कोई आ गई हो, आर्थराइटिस हो गई हो, कोई भी कारण हो सकता है इस दर्द का, लेकिन बेसिक ये है कि साइटिक नर्व को प्रभावित जो भी बीमारी कर रही है हिप से ऊपर, तो ये दर्द होता है। इसके लिए होम्योपैथी में काफी अच्छी दवा है, लेकर इसको सही करा सकते हैं। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है कि इसका इलाज ही ना हो। मेरा उद्देश्य यहाँ पर केवल आपको साइटिका के बारे में या ऐसे दर्द के बारे में बताना है जिससे आप अवगत हो जाएं कि हमारा ये दर्द क्यों है। थैंक यू दोस्तों हेडेक या सर दर्द क्यों होता है? हम ये नहीं सोच पाते कि हमारा सर दर्द क्यों है। देखो इसके क्या कारण हो सकते। किसी को सर दर्द है, हम ये नहीं कि उसको एक पेन किलर दे दिया और उसका सर दर्द बंद हो गया। जब तक पेन किलर दे रखी है तब तक तो उसका दर्द बंद रहेगा, फिर चालू हो जाएगा। हमें ये देखना है कि उसके दर्द हो क्यों रहा है। हो सकता है कि उसके आधे सर में दर्द रहता हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके गैस बन रही हो, गैस की प्रॉब्लम हो, या नींद पूरी ना हुई हो, या उसकी आंखें कमजोर हो, या कोई ऐसा टेंशन हो जिसे वो बता नहीं पा रहा हो, या कोई ऐसा प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पर साइकोलॉजिकल जिसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, या कुछ चीज हासिल करने की इच्छा है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, या उसको आर्थराइटिस है, न्यूरोलॉजिया है, या कहीं स्पाइन में कोई चोट लगी है, या स्पॉन्डिलाइसिस है। बहुत कारण हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई सर दर्द का ये कारण है। हो सकता है कि उसकी बुखार की स्थिति हो, उससे सर हो रहा हो, या जुकाम हो गया हो, या और कोई इन्फेक्शन हो। तो जब कभी भी हम सर दर्द की बात करते हैं तो हमें ये सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए और डॉक्टर्स या दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें सारे सिम्टम्स को देखना बहुत जरूरी होता है। और जो पेशेंट है जिसके सर दर्द है उसे ये नहीं कि आपने एक टैबलेट खा ली और उससे आपका नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि इसका क्या कारण हो सकता है जिससे कि ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, हम उसके सारे सिम्टम्स देखते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आपको ऐसा तो नहीं, फिर ऐसा तो नहीं है, वो कहता है जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो कोई ना कोई कारण हमें उसमें पता लग जाता है कि इसके सर दर्द का कारण ये है। इसलिए हम सारे सिम्टम्स को देखते हुए उसको मेडिसिन दें तो दोबारा उसको कभी वो दर्द नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम तो सुना ही होगा। ऑस्टियो का मतलब हड्डियां होती हैं और आर्थराइटिस मतलब दर्द या सूजन होता है। हड्डियों में दर्द या सूजन, इसे हम यूं कह सकते हैं हड्डियों के जितने भी जोड़ हैं उनमें दर्द रहना, बस सूजन आना। चाहे वो हमारे
जोड़ छोटे हैं, माइनर हैं या बड़े हैं। जैसे बड़े घुटनों के हो गए, नी के हो गए, कंधे के हो गए, टखने के हो गए, ये सब बड़े हैं। छोटे हैं बारीक उंगलियों में हो गए और बहुत सारी छोटी छोटी जहां हमारी हड्डियां जुड़ रही हैं वो हो गए। तो जहां पर ये दोनों चीजें होती हैं, छोटे और बड़े में दर्द या सूजन होता है, उसे हम ओस्टियोआर्थराइटिस के गिनती में लेते हैं। कई बार हम चलते हुए घुटनों में कट कट की आवाज सुनाई देती है और दर्द होता है, उठने बैठने में कट कट की आवाज सुनाई देती है। हम कहते हैं इनका ग्रीस खत्म हो गया इसलिए दर्द है। हाँ, हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण ये सारा कुछ होता है। इसलिए हमें इसमें कैल्शियम की मात्रा या जिन चीजों में नेचुरल रूप से कैल्शियम मिलता है उनका हमें उपयोग करना चाहिए। अक्सर कर मैंने ये महसूस किया है ओस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम महिलाओं में अधिक होती है इन कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि महिलाओं में पीरियड आता है और पीरियड आने से उनमें वीकनेस आती है और कैल्शियम की मात्रा उनमें कम होती है। कैल्शियम उनके अंदर कम पाया जाता है और उससे उनको ये दर्द होता है। कभी कमर में दर्द है, कभी पीठ में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है। ये समस्या महिलाओं को अधिक आती है। ठीक है, पुरुषों को भी आती है लेकिन इतनी नहीं जितनी की महिलाओं को आती है। इसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और कैल्शियम जैसी चीजें बढ़ती हैं उनका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। ओस्टियोपोराइसिस और ओस्टियोआर्थराइटिस दो चीजें होती। मैंने पिछले वीडियो में ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताया जिसमें हमारी हड्डियों के जोड़ों में सूजन आना और दर्द रहना है, वो ओस्टियोआर्थराइटिस था। जबकि ओस्टियोपोराइसिस जो बता रहे हैं ये हड्डियों के अंदर डेंसिटी कम होना, उनमें खोखलापन आना, मामूली एक्सीडेंट्स में टूट जाना, ये ओस्टियोपोराइसिस होता है। यानी हड्डी के अंदर छिद्र टाइप हो जाते हैं। ये बेसिक अंतर ओस्टियोआर्थराइटिस ओस्टियोपोराइसिस के अंदर है। ओस्टियोपोराइसिस भी महिलाओं में अधिक होता है। ओस्टियोपोराइसिस एज के अनुसार भी होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम ओस्टियोपोराइसिस के शिकार हो जाते हैं। ओस्टियोपोराइसिस में विटामिन सी ऑर्थोआर्थराइटिस में थी, लेकिन इसमें साथ में डी की भी कमी आ जाती है। तो ओस्टियोपोराइसिस में विटामिन सी और विटामिन डी का अभाव हो जाता है। इसलिए हमें ओस्टियोपोराइसिस के पेशेंट्स को विटामिन सी और विटामिन डी की अधिक मात्रा लेनी चाहिए। धूप का भी उन्हें अच्छा सेवन करना चाहिए। ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिनमें कि विटामिन डी और विटामिन सी मिलती हो। ये बेसिक दोनों में अंतर भी था और आपको अब ये भी पता लग गया होगा कि ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है और ओस्टियोपोराइसिस क्या है। ओस्टियोपोराइसिस में दर्द तो होता ही है शरीर में और सारे सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस आती है, स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आता है। ये सब चीजें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मांसपेशियों में दर्द पॉलीमाइलेरिया PMR, यानी इसको PMR कहते हैं, पॉलीमाइलेरिया रूमेटाइड्स। इसमें 50 वर्ष की उम्र से ऊपर वालों को उनकी मांसपेशियों में कभी इसमें कभी पिंडलियों में, कभी जो भी मतलब जहाँ खुलापन है मांसपेशियां हैं उनमें दर्द चालू हो जाता है, उनमें स्टिफनेस आ जाती है। ये दर्द और कठोरपन कंधे और हिप्स पर अधिक होता है। चलने फिरने में उनको दिक्कत होती है, लेटने में दिक्कत होती है और उठने बैठने में भी उनको दिक्कत होती है। इसमें उन लोगों को डिप्रेशन और लो ग्रेड फीवर भी रहता है। इसका मुख्य कारण सर्टेन जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स की वजह से उनकी बॉडी में इम्यूनिटी की यानी इम्यून सिस्टम उनका कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी का अभाव आ जाता है। कई बार कुछ 50 वर्ष के आसपास के लोग या उससे ऊपर के लोग उस दर्द को दूर करने के लिए मालिश करवाते हैं, तेल लगवाते हैं, लेकिन उससे टेम्परेरी रिलीफ तो उनको मिल जाता है, लेकिन परमानेंट में उन लोगों को अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। डेली एक्सरसाइज करना, धूप में बैठना, इसके अलावा वो डाइट लेना जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। कुछ हर्ब्स हैं वो लेना,
चाय में जैसे तुलसी, गिलोय वगैरह, दालचीनी, इस तरह की चीजें लेना, तो इनका उपयोग करने से ये दर्द दूर हो जाता है। होम्योपैथी में ये सब चीजें मिल जाती हैं जो रेडी हैं, उससे उनकी इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। इसलिए अपने दर्द को दूर करने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम लोगों को इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, आज मैं वेरिकोज वेन्स के बारे में बताऊंगा। वेरिकोज वेन्स का मतलब होता है हमारे पैरों की नसें फूलना या उनका नीला पड़ना। उनके फूलने या नीले पड़ने से हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो अवरुद्ध होता है, यानी उसमें बाधा आती है और हार्ट को पंप करने में परेशानी होती है। इससे हार्ट को डैमेज होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। पैरों की नसों को फूलने के आसपास या नीले होने के आसपास खुजली होती है, उनमें दर्द होता है और वो दर्द नीचे एड़ी तक भी चला जाता है, जिससे रात को आदमी सो भी नहीं पाता है। ये बेसिकली इसके सिम्टम्स होते हैं और आदमी खड़े रहने में और चलने में उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वेरिकोज, प्रश्न उठता है वेरिकोज वेन्स होती क्यों है? जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है तो नसों के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, खिंचापन होता है, वो खत्म हो जाता है और बाल्व डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से ये नसें ऊपर उभर आती हैं। फीमेल्स में ये अधिक होता है क्योंकि उसमें मेनोपॉज और पीरियड ये चीज भी उनको प्रभावित करते हैं। जेनेटिक कारण भी इसको मानते हैं, लेकिन ओबेसिटी यानी मोटापा भी हमारी वेरिकोज का एक कारण है, क्योंकि शरीर में वजन अधिक होता है तो हमारे पैरों पर वजन अधिक पड़ता है या प्रेशर अधिक होता है, उससे हमारी वेरिकोज की समस्या बढ़ती है। स्टैंडिंग या सिटिंग, लंबे टाइम बैठने या लंबे टाइम खड़े होकर काम करने से वेरिकोज की समस्या होती। मैं जब अमेरिका में रहा और कनाडा में रहा, वहां पर मैंने ये देखा कि अधिकतर लोगों को वेरिकोज की समस्या है। मैंने सोचा इन लोगों को इस तरह से क्यों है, तो पता लगा वहां पर कोई भी आदमी बैठकर काम नहीं करता है, एक्सेप्ट कुछ चंद जो कंप्यूटर पे नहीं बैठते हैं। अक्सर कर लोग, चाहे वो बैंक में हैं, चाहे पेट्रोल पंप पर हैं, चाहे किसी ऑफिस में हैं, चाहे पब्लिक डीलिंग में हैं, हर आदमी को वहां खड़े होकर काम करना होता है। इसलिए वहां के लोगों को वेरिकोज की समस्या बढ़ती है। इस समस्या से कैसे निपटें? इस समस्या से निपटने के लिए हमें लंबे समय बैठा नहीं रहना चाहिए। कुछ टाइम के बाद में हर 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए खड़े होकर घूम लेना चाहिए। और जो खड़े हैं, जो लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं, उनको भी 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट बहुत जरूरी है, या 2 मिनट के लिए उनको या 5 मिनट के लिए आराम बहुत जरूरी है, जिससे वो ब्लड उनका नीचे हमेशा ना भरा रहे। ये करना उनके लिए अति आवश्यक है। दूसरी बात, शाम को जब वो घर आते हैं या सुबह, जैसा भी उनकी ड्यूटी के हिसाब से या काम के हिसाब से, तो उन्हें अपने पैर गर्म पानी में डालने चाहिए और गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर रख के उसके बाद में उस पर थोड़े से तेल की मालिश करना जरूरी है। तो इस समस्या से हम निपटारा पा सकते हैं। और इसमें मेडिसिन्स, वेस्टर्न कंट्रीज में तो होम्योपैथी कम चलती है, लेकिन मैं तो मेरे देश की बात करूंगा। मेरे देश में इस तरह की किसी को समस्या है तो इसके अलावा ये लेकर और होम्योपैथी मेडिसिन ले और चंद दिन में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अन्यथा इससे फिर आपकी हार्ट प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, चलने की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स आपकी होती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, आपने कभी गैंग्लियन सिस्ट के बारे में सुना है? गैंग्लियन सिस्ट क्या होती है? किसी भी जोड़ पर एक छोटी सी गुठली सी या बॉल जैसी आ जाती है और जैसे सपोज हमारी रिस्ट कलाई पर यहाँ हो गई तो इसे गैंग्लियन सिस्ट ऑफ रिस्ट कहते हैं, या हम कह सकते हैं गैंग्लियन सिस्ट इन रिस्ट, यानी रिस्ट में गैंग्लियन सिस्ट। ये 2 तरह की होती है, कई बार हार्ड भी होती है, कई बार ऐसी होती है जिसे हम दबाते हैं बॉल की तरह, ये दब जाती है। इसमें कोई दर्द नहीं होता है। इसके बारे में कभी कभी क्या है, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है हमें, जबकि इस तरह की जो सिस्ट होती है किसी भी जॉइंट पे, ये कैंसरियस नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसका कारण, कोई एग्जैक्ट कारण नहीं पता, लेकिन लोगों की ये धारणा है कि भाई ये हमारी फैट है, वो इकट्ठी होकर यहाँ आती है। इसके लिए एलोपैथी में इसका इलाज, इसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं, लेकिन होम्योपैथी में
इसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। होम्योपैथी की दवा से ये चंद दिन में सही हो जाए, कई बार खुद भी सही हो जाती है। डिपेंड करता है आपके खान पान और एक्सरसाइज, यानी उसका कारण ये पता नहीं होता ये क्यों खत्म हो गई, लेकिन ये खत्म हो जाती है। कई बार बॉडी की बहुत जगह हो जाती है, बहुत जॉइंट्स पर हो जाती है, अंगूठे पर भी हो जाती है, यहाँ भी हो जाती है। तो इसके लिए हमें होम्योपैथिक मेडिसिन को ऑप्ट करना चाहिए जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरा ये सारा कुछ बताने का उद्देश्य केवल ये है कि लोगों को ये पता हो कि ये बीमारी क्या है। केवल लोगों को ज्ञान देना है, केवल लोगों को ये बताना, अवगत कराना है कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, जिससे कि वो भ्रमित ना हो और इधर उधर ना भागें। थैंक यू दोस्तों। देखो, नेक और शोल्डर, इसका जो पेन है वो लगभग एक ही कारण से होता है। जैसे नेक में गर्दन और जो शोल्डर है उनके बीच में जब दर्द होता है उसे हम नेक पेन कहते हैं। उसमें क्या है कि हमारे जितने भी टिश्यूज हैं उनमें हार्डनेस आ जाती है, चाहे उसका कारण स्पॉन्डिलाइसिस हो, आर्थराइटिस हो या सर्वाइकल हो, और उसकी वजह से हमारे सर में भी दर्द होता है। शोल्डर के बारे में बात करते हैं भाई, फ्रोजन शोल्डर यानी हमारे कंधों में जकड़न, इसको हम एडेसिव कैप्सुलिटीज भी कहते हैं। इसमें हमारे जो बोन और टिश्यू हैं, जो हमारे कंधों के बोन और टिश्यू हैं ये वाले, इनमें एडेशन यानी जुड़ाव आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। इसको मेडिकल टर्म्स में समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य लोगों को ये बताना है सादा भाषा में आम आदमी को कि इसका कारण क्या है और ये कैसे होता है। इसमें लगातार दर्द होता है और यदि 6 महीने 7 महीने से ज्यादा दर्द रहता है तो इसका मतलब कोई ना कोई ट्रॉमा या इंजरी है, उसको हमें चेक कराना चाहिए। इसका कारण, कुछ लोग इसका कारण जेनेटिक्स मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण पता नहीं है, लेकिन ये अवश्य है कि कारण जो भी रहा हो, हमारे कंधों में जकड़न आती है, दर्द रहता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है और इसका असर हमारी बाजुओं पर भी होता है। इसको हम लेक ऑफ फ्लूइड यानी हमारे जॉइंट्स में फ्लूइड खत्म हो जाना, ये भी कहा जाता है कि जो हमारे कंधों के जो जॉइंट्स हैं उसमें फ्लूइड का खत्म हो जाना भी इसको कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसको हम कह सकते हैं पेन एंड लॉस ऑफ मोशन इन शोल्डर। ये अक्सर कर 50 की उम्र के लोगों को ये अधिक होता है, उसमें फीमेल्स बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि जहाँ कैल्शियम की बात आती है या बोन्स की बात आती है वहां पर फीमेल्स ज्यादा प्रभावित होती हैं मेल्स की अपेक्षा है। हाँ, ये नहीं कि इसकी रिकवरी नहीं होती है, इसकी रिकवरी होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लेता है। इसमें हम होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं और कई बार क्या है, इसके लिए हम तेल वगैरह का भी यूज करते हैं। हमें बहुत ज्यादा दर्द हो इस तरह का और बहुत परेशान हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप पेन किलर्स जो होती हैं मेडिसिन्स वो ना खाएं। एकदम पानी की गर्म बोतल लें और उसके ऊपर कपड़ा लगाएं, कपड़े में लपेटें उसको और धीरे से कंधे के बीच में गर्दन के नीचे उसको रख लें। थोड़ी देर उससे सिकाई होगी और होने के बाद वो धीरे 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 पेन आपका कम हो जाएगा। पेन किलर की इसलिए मना कर रहा हूं कि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। जितने भी पेन की मेडिसिन्स हैं उनका किडनी पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, इसलिए दोस्तों हमें साधारण उपाय ज़्यादा करने चाहिए और हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमारा सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइसिस और ये कंधों की जकड़न दूर हो। एक्सरसाइज भी एक इसकी अच्छी मेडिसिन है, यानी रामबाण मेडिसिन तो एक्सरसाइज ही है।